नमस्कार, मेरा नाम मुकेश। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हमारी क्लास टेस्ट सीरीज रहेगी और रीट लेवल फर्स्ट ईबीएस पर्यावरण की। और ये रीट को ध्यान में रखते हुए बनाएगी और ये सिलेबस अपना एमपी टेट में भी है। ठीक है, तो ये अपना सिलेबस एमपी टेट में भी काम करेगा और अदर स्टेट के एग्जाम में भी काम करेगा आज की टेस्ट सीरीज। और रीट लेवल फर्स्ट को ईबीएस को टारगेट रखते हुए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और इससे बहुत सारी पहले की टेस्ट सीरीज हो गई हैं, उनको आप देखते रहिएगा। और ये टेस्ट सीरीज हो कि आपको पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलते हैं अपन सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपन क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे। और आपको रिटर्न फॉर्मेट में भी चाहिए तो अपने इसको फास्ट सीरीज बनाइए बहुत जल्दी से। ठीक है, ये 20 मिनट में लगभग खत्म हो जानी चाहिए और विथ एक्सप्लेनेशन के सब कुछ के साथ डाउट भी और 4 ऑप्शन भी आपको क्लियर होने चाहिए। तो देखते जाइएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको बोर्ड पर दिखाता जाऊंगा। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन है पर्वतारोही मालावत का जन्म स्थान है। पर्वतारोही मालावत का जन्म स्थान है। कहाँ पर है? गुजरात में है, उड़ीसा में है, हिमाचल प्रदेश में है और तेलंगाना में है। सही आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए अपने कि पर्वतारोही मालावत का जन्म स्थान है। पर्वतारोही मालावत का जन्म स्थान है। तो कहां पर है इसका? तो देखो, पर्वतारोही मालावत का जन्म स्थान तेलंगाना में है। और कब हुआ था इनका तेलंगाना में जन्म? 10 जून 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 10 जून 2000 को। और पूछा जाए किस गांव में हुआ था, तो निजामाबाद के पकल गांव में। निजामाबाद के किस में हुआ था? निजामाबाद के पकल गांव में 10 जून 2000 को जन्म हुआ था। तो समझेंगे इसका, तो अपना इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला अपना आंसर सही रहेगा। देखो, मैं आपको लिखते भी जा रहा हूं बोर्ड पे कौन सा आंसर सही रहेगा। डी वाला भी रहेगा। और इसको देखो, अगर चाहे तो इसका मैंने जो बोला था उसका एक्सप्लेनेशन फॉर्म में आपको देख लेते हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दूसरा क्वेश्चन को देखो, बोर्ड पर पढ़ो और ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से किस भारतीय महिला पर्वतारोही को नेपाल व चीन दोनों पक्षों में माउंट एवरेस्ट की फतह हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो देखो, पहले मालावत का जन्म बताया था पहले क्वेश्चन में कि मालावत एक पर्वतारोही थी और उसका तेलंगाना में निजामाबाद में के पकल गांव में 10 जून 2000 को जन्म हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय महिला पर्वतारोही को नेपाल व चीन दोनों पक्षों से किसे नेपाल व चीन दोनों पक्षों से माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली का गौरव प्राप्त हुआ? देखो, निम्न में से किस भारतीय महिला पर्वतारोही को नेपाल व चीन दोनों पक्षों से माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ? सबसे ए ऑप्शन है डिकी डोलमा, बी ऑप्शन है अनीता कुंडू और सी ऑप्शन है प्रेमलता अग्रवाल और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। चार ऑप्शन है, कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा। तो देखो, तो उसका नाम रहेगा अनीता कुंडू। अनीता कुंडू को क्या हुआ था? अनीता कुंडू ने 18 मई 2013 में नेपाल व चीन दोनों पक्षों से माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। और वर्तमान में यह हरियाणा पुलिस में एसआई पद पर कार्यरत है। वर्तमान में क्या है? ये हरियाणा पुलिस में एसआई के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में कहां पर है? ये हरियाणा में एसआई के पद पर कार्यरत है। अपना बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। और इसका एक्सप्लेनेशन भी अपन बोर्ड पर बताते जा रहे हैं। तो देखो, आप देखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3। तो ये अपन को याद रहेगा, चीन भारती वाला अनीता कुंडू का वो था
यानी कौन सा था? भारतीय पर्वत और नेपाल दोनों पक्षों से माउंट एवरेस्ट पर पता करने का गौरव किसको? अनीता कुंडू को प्राप्त हुआ था, है ना, कुंडू को प्राप्त हुआ था। और वर्तमान में ये क्या है? हरियाणा पुलिस में एसआई के पद पर कार्यरत है, ये बताया था। आप तीसरा क्वेश्चन देखो, आप तीसरा क्वेश्चन बताइएगा। भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मात्र 5 दिनों में सबसे तेज डबल सबमिट करने का गौरव हासिल किया। देखो कि भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मात्र 5 दिनों में, भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मात्र 5 दिनों में सबसे तेज डबल सबमिट करने का गौरव हासिल किया। भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मात्र 5 दिनों में सबसे तेज डबल सबमिट करने का गौरव हासिल किया। सबसे पहला ऑप्शन है अंशु जमसेपा, बी ऑप्शन अनीता कुंडू, और सी कृष्णा पाटिल, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और सही आंसर बताइएगा। आंसर दीजिएगा जल्दी से। और आपने इसमें 13 लव का क्वेश्चन करेंगे और 20-22 मिनट की ये अपनी क्लास रहेगी, तो इसको ज़्यादा लंबी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि विद एक्सप्लेनेशन के आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं एक्सप्लेनेशन बोर्ड पर लिखाता हूँ, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो वो मैं पहले से जो क्या समझाना होता है वो मैं टाइप फॉर्मेट में आपको बोर्ड पर दिखाता रहूँगा, और विद एक्सप्लेनेशन के भी आपको बोलता भी रहूँगा। तो दोनों चीज़ें साथ में चलती रहेंगी, जिससे अपने समय की बचत भी रहेगी और एक्सप्लेनेशन भी आपका होता रहेगा। और विद प्रिंटेड फॉर्म में आपको पीडीएफ फाइल भी इसकी विद एक्सप्लेनेशन के आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो ये सिस्टमेटिक चलने का अपनी टेस्ट सीरीज का रहेगा, और बहुत अच्छी सिस्टमेटिक तरीके से अपनी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो देखो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है अंशु कौन सा? जमसेपा, अंशु जमसेपा। क्या नाम है? अंशु जमसेपा। अंशु जमसेपा एक ऐसी पर्वतारोही, भारतीय पर्वतारोही थी जिन्होंने मात्र 5 दिनों में सबसे तेज डबल सबमिट करने का गौरव हासिल किया। और ये कब हासिल किया? 12 मई 2011 को पहली बार, तथा 2013 में दूसरी बार, तथा 2017 में 5 दिन में 2 बार चढ़ाई की। तो इन्होंने क्या क्या किया? देखो 12 मई 2011 को पहली बार, 2013 में क्या किया? दूसरी बार, तथा 2017 में 5 दिन में 2 बार चढ़ाई की। ठीक है ना? तो इस तरीके से अपना इसका आंसर कौन सा रहेगा? ये वाला इसका ऑप्शन है अपना, ये वाला अपना इसका ऑप्शन रहेगा। और विथ एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो आपको देख लेते हैं। ये रहा, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, धुंधला सा दिख रहा है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म स्थान है। पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म स्थान कहां पर है? आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म स्थान कहाँ है? रेवाड़ी हरियाणा में, या कानपुर उत्तराखंड में, उदयपुर राजस्थान में, या नाकुरी गांव उत्तराखंड में? जल्दी से आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए। पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म स्थान, यानी पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म स्थान कहाँ है, यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था? 4 क्या रेवाड़ी में हुआ था, कानपुर में हुआ था, उदयपुर में हुआ था, ये नाकुरी गांव में हुआ था? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखो पर्वतारोही संतोष यादव, पर्वतारोही जिन्होंने 5 दिनों में सबसे तेज डबल सबमिट करने का गौरव हासिल किया, वो अंशु कौन सी थी? जमसेपा थी, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका था। ये 12 मई 2011 को पहली बार, 2013 में कितनी बार, दूसरी बार 2017 5 दिन में बार चढ़ाई की। तो देखो इसका आंसर बताइए जल्दी से। देखो पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? रेवाड़ी हरियाणा में हुआ था। कौन सा ऑप्शन है ये? और कब हुआ था? 1969 में हुआ था। सन अगर पूछा जाए तो 1969 में हुआ था। ठीक है, अगर सन पूछा जाए तो देखो ये सन पूछा जाए तो किस सन में हुआ था जन्म? तो इनका इस सन में हुआ था 1969 में, और रेवाड़ी हरियाणा में हुआ था। और पर्वतारोही देखो संतोष यादव के बारे में और क्या सुना है? संतोष यादव के बारे में, ये माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली विश्व की प्रथम महिला है। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली कितनी बार है? 2 बार। विश्व की माउंट एवरेस्ट पर विश्व की फतह करने वाली पहली महिला है जो 2 बार इसने क्या किया? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। समझ में आ गया होगा? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली, यह 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की प्रथम
महिला और थी। तो ये इसका अपना आंसर ये था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला है। महिला है माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला। इसका आंसर दीजिएगा। आंसर जमशेदपा, बछेंद्री पाल, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल। तो देखो माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो देखो इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से फास्ट। माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? बछेंद्री पाल है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखो जल्दी से चलते हैं। कौन सा है? बछेंद्री पाल है। और माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला कौन सी? बछेंद्री पाल है। उन्होंने 1984 में, कब की थी? 1984 में, 1984 में चढ़ाई की। क्या की? विश्व 1984 में चढ़ाई की थी। और विश्व में कौन सी महिला नंबर की थी? ये विश्व की 5वीं महिला थी। विश्व की कौन सी थी? विश्व की 5वीं महिला थी। कौन सी थी? यह विश्व की 5वीं महिला थी। समझ में आ रहा होगा? ये देखो इसका बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन भी मैंने बता दिया है कि 1984 में प्रथम भारतीय महिला कौन सी? बछेंद्री पाल थी। और उन्होंने 1984 में चढ़ाई की। विश्व की पहली 5वीं महिला थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है अपना, देखो कि पर्वतारोही काले चश्मे का उपयोग क्यों करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है कि पर्वतारोही चश्मे का उपयोग क्यों करते हैं? सूर्य की हानिकारक किरणों से बचने के लिए करते हैं, या धुएं से बचने के लिए, या बर्फ से बचने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पर्वतारोही जब चढ़ाई करते हैं तो वो एक चश्मा पहनते हैं। चश्मा क्यों पहनते हैं? तो पर्वतारोही काले चश्मे का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? सूर्य की हानिकारक किरणों से बचने के लिए, या धुएं से बचने के लिए, बर्फ से बचने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो पर्वतारोही काले चश्मे का उपयोग सूर्य की सीधी हानिकारक किरणों से बचने के लिए किया जाता है। पर्वतारोही काले चश्मे का प्रयोग सूर्य क्या कहते हैं? काले चश्मे का प्रयोग सूर्य की सीधी हानिकारक किरणों से बचने के लिए किया जाता है। धुएं से बचने के लिए स्पेक पिंक का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अपना आंसर कौन सा होगा? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचने के लिए, सीधी हानिकारक किरणों से बचने के लिए किया जाता है। कौन सा ऑप्शन है अपना? पहला ए वाला ऑप्शन सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखते हैं अपन। तो देखो पर्वतारोही नुकीली कीलों वाले जूतों का प्रयोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? बर्फ पर फिसलने से बचने के लिए, या रास्ते पर चिन्ह बनाने के लिए, बर्फ पर गड्ढा बनाने के लिए, बर्फ पर फिसलने के लिए। देखो किस लिए यूज करते हैं? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पर्वतारोही जो नुकीले कीले जूते का प्रयोग करते हैं चढ़ने के लिए, वो बर्फ पर फिसलने से बचने के लिए, या रास्ते पर चिन्ह बनाने के लिए, बर्फ पर गड्ढा करने के लिए, बर्फ पर फिसलने के लिए। देखो बर्फ पर फिसलने के लिए तो कोई नहीं करेगा, फिसलने से बचने के लिए तो करते हैं, पर्वतारोही करते हैं। तो बर्फ पर फिसलने से बचने के लिए करते हैं। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। विस्तार से क्या बताएंगे? बर्फ पर फिसलने के लिए नुकीली कीलें होती है, जूते होती है। तो बर्फ पर जैसे ही पैर रखते हैं उसमें वो कीलें चुभ जाती हैं, बर्फ में वो पकड़ मजबूत कर लेती हैं, जिससे अपन को पर्वतारोही क्या होते हैं? फिसल नहीं पाते हैं और उसको आगे आसानी से चढ़ने में उन्हें सुविधा रहती है। तो इस तरीके से पर्वतारोही नुकीली कीलों वाले जूतों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जमीन घिसकर पत्थर आदि का लुढ़कना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पहाड़ों पर जमीन घिसकर पत्थर आदि का लुढ़कना क्या कहलाता है? भूस्खलन, हिमस्खलन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो पहाड़ों पर जमीन घिसकर पत्थर आदि का लुढ़कना क्या कहलाता है? देखो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना सही ऑप्शन कौन सा है? तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है भूस्खलन। पहाड़ों पर जमीन घिसकर
पत्थर आदि का लुढ़कना क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। ये वाला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नौवा, पर्वतारोही की ऊंचाई पर जाने में सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? अच्छा क्वेश्चन है। तुंगता, अस्वस्थता या तीव्र पहाड़ी बीमारी या सी वायुमंडलीय दाब का कम होना, उपरोक्त सभी। तो पर्वतारोही को ऊंचाई पर जाने में सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? तो कठिनाई क्यों होती है, तो अपना इसमें सही आंसर होगा तुंगस्था अवस्था। यानी पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने में सांस लेने में तुंगस्था, अस्वस्थता, तीव्र पहाड़ी बीमारी तथा वायुमंडल कम होने के कारण कठिनाई होती है। तो अपना इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर बता चुका हूं मैं, कौन सा हो जाएगा? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो देखो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा कि तुंगस्था अस्वस्थता के कारण भी, तीव्र पहाड़ी बीमारी के कारण भी और वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण भी ऊंचाई में सांस लेने में कठिनाई होती है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? डी वाला आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है अपना 10वां वाला क्वेश्चन। बर्फ में धसे हुए व्यक्ति की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्रैम्पन, बेलचा, प्रोब, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइएगा कि बर्फ में धसे हुए व्यक्ति की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्रैम्पन या बेलचा या प्रोब या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा, आप जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपने। तो देखो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है बर्फ में धसे हुए व्यक्ति की गहराई मापने के लिए? प्रोब उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोब उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और किसमें क्या दिया? क्रैपन दिया। क्रैपन जूतों में नुकीले कीले होती हैं। बेलचा बर्फ में गड्ढे करने का उपकरण है। बेलचा क्या है? तो इस तरह से अपना कौन सा ऑप्शन है इसमें? प्रोब सी वाला है। और 2 और उसमें ऑप्शन दिए, उनका भी मैं डिटेल में बता चुका हूं कि किन का भी मतलब क्या होता है, वो देख लीजिएगा। ये मतलब होता है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां, पर्वतारोहण की कठिनाइयां से संबंधित है ऊंचाई, हिमस्खलन, चट्टानों का गिरना, उपरोक्त सभी। पर्वतारोही जो होते हैं, पर्वत पर चढ़ते हैं, उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके कठिनाइयों से क्या क्या संबंधित हैं, उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए। देखो पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई होगी तो और ज्यादा कठिनाई होगी, तो ये भी कठिनाई वाला ऑप्शन है। हिमस्खलन, अगर उस पर बर्फ जमी होती है और बर्फ का पिघलना हिमस्खलन कहलाता है। तो ये भी क्या होती है? कठिनाइयां होती हैं, पर्वतारोहियों को अवरोध पैदा करती हैं, चढ़ने से रोकती हैं, ये भी कह सकते हैं। और चट्टानों का गिरना भी पर्वतारोहियों को क्या होती है? कठिनाइयां होती है, चढ़ने में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो अपना कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो डी वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। ठीक है। और आंधी, बर्फ, तूफान, बर्फबारी आदि भी क्या करती हैं? ये पर्वतारोहियों को चढ़ने में असुविधाएं पैदा करती हैं। जैसे भूस्खलन, चट्टानों का गिरना क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। और हिमस्खलन, बर्फ का टूटना गिरना। और ऊंचाई और आंधी, तूफान, बर्फबारी, ये सब सारी चीजें क्या करती हैं? पर्वतारोहण को ऊपर चढ़ने से बाधा उत्पन्न करती हैं और कठिनाइयों से संबंधित सारी चीजें हैं। समझ में आ रहा होगा? देखो बोर्ड पे भी विद एक्सप्लेनेशन के मेरे रेड कलर में दिख रहा है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और जब लाइव क्लास खत्म होने के बाद उसको वीडियो को रोक रोक के आप नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे आप बनाने की जरूरत नहीं है, ये जो मैं बोर्ड पर करा रहा हूँ उसकी पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई बढ़ने से क्या घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, सतत घटता बढ़ता रहता है? देखो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शन दिए। देखो ऊंचाई बढ़ने से ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कमी होगी तो क्या होगा? वायुमंडलीय दाब भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है वायुमंडलीय दाब भी कम होता जाता है। और ऊंचाई ऊंचाई चढ़ने से क्या होती है? जो नाक रहती है उससे खून बहने के संभावना बढ़ती जाती है।
तो देखो, ऊंचाई बढ़ने से ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती जाती है और कमी होने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब भी घटता जाता है। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ये विथ एक्सप्लेनेशन के भी आपको बोर्ड पे मैं बता रहा हूँ, रेड कलर में दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 13 वाला, कि भारत में हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। देखो, भारत में हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, और कितनी इसकी ऊंचाई है, कितनी उसकी ऊंचाई है। अगर ये पूछा जाए कि कौन से भारत में हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, भारत में हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है। कौन सी है, माउंट केटू है, और 1611 मीटर ऊंची है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है उसकी, 1611 मीटर है। और नेपाल की सबसे चोटी, अगर ये पूछा जाए कि नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8949, कितनी है, 8949 मीटर है। माउंट और माउंट कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है। तो ये अपने 13 क्वेश्चन थे और कंप्लीट हुई आज की टेस्ट सीरीज में। आपकी टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी। आपको अगर अच्छी टेस्ट सीरीज लगी और आपको अच्छी लग रही तो और भी इसके आगे की टेस्ट सीरीज और भी अपन लाने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे अगर यूट्यूब चैनल पर नया तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, कोई भी क्लास आपको मिस नहीं होगी। फेसबुक पेज पर नया तो उसको फॉलो लाइक करना ना भूलेगा और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।